In this video, we do detailed character analysis of the novel The Famished Road, written by Ben Okri, a Nigerian-British writer. So before we continue with the characters, we need to understand what is Yoruba culture, what is Yoruba tribe, and what is an Abiku child. यूरोबा कल्चर जो है ये यूरोबा पीपल जो वेस्ट अफ्रीका में रहते हैं उनसे ओरिजिनेट होता है। तो बेसिकली नाइजीरिया का बहुत रिच और डाइवर्स किस्म का कल्चर है। तो उसमें अगर देखें तो इनकी अपनी एक लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्टाइल है, बहुत वाइडली यूज होती है। तो यूरोबा एक ट्राइब भी है और यूरोबा एक लैंग्वेज भी है। सो मिलियंस ऑफ स्पीकर्स हैं वर्ल्ड वाइड यूरोबा बोलते हैं। तो बहुत ही टोनल किस्म की लैंग्वेज है जिसमें हाई, मिड और लो 3 टोन्स का ये मिक्सचर है। और इनके ट्रेडिशन में स्टोरी टेलिंग, प्रोवर्ब्स और पोइट्री बहुत ज्यादा है। और इनकी जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल बिलोंगिंग है तो उसमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ बिलीफ है इनका, जिसमें मैथोलॉजी है और ये एक इनका गॉड है विद स्मॉल जी, जिसको हम उड़ीसा कहते हैं, ये उड़ीसा कहते हैं। और बहुत डीटीज हैं इनकी। डीटीज मतलब मेटाफिजिकल एंटिटीज हैं जो छोटे छोटे इन्होंने खुदा बनाए हुए हैं। तो वो कहते हैं कि ये मुख्तलिफ किस्म की डीटीज हैं या मुख्तलिफ किस्म की एंटिटीज हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे गॉड्स हैं जो गवर्न करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जिस तरह की फर्टिलिटी मतलब कि औलाद देने का एक है, वॉर, जंग, विजडम और क्राफ्टमैनशिप, जिस तरह बिल्कुल ग्रीक माइथोलॉजी है उससे ये लिंक्ड होती है। और उनमें प्रोमिनेंट किस्म के जिनके गॉड्स हैं वो हैं उर्रिशा और उल्लोरन, जिनको ये सुप्रीम डीटी जो इनकी है उसको ओगन कहते हैं, सैंगो, ये मोजा। फिर इनकी अपनी आर्ट और एस्थेटिक्स भी है जिसमें बड़ी वाइब्रेंट किस्म की आर्ट है इनकी। इनके स्कल्पचर्स होते हैं, टेक्सटाइल, उसके बाद बीड वर्क, मोती तारे बहुत लगाते हैं ये लोग। पॉटरी, बर्तन बनाने का एक खास किस्म का इनका अपना स्टाइल है। और जिनका सोशल स्ट्रक्चर है, उनके जो फेस्टिवल्स हैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं। और जो डिफरेंट किस्म की सोशल क्लासेस हैं और जिनका हायरार्किकल स्ट्रक्चर है उसमें एज, जेंडर और इनकी जो लाइनेज है, मीन्स के टू होम यू बिलोंग टू, तो उसमें जो इनके रूलर्स हैं हर चीज मतलब इनकी कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करती है। तो अगेन इनके जो एक फेस्टिवल्स हैं उनके अंदर हम कह लें कि एक बड़ा क्रूशल रोल है जिसमें यूरोबा कल्चर भी हमें नजर आता है। एक सर्विंग स्टाइल है इनका अपना ओकेजन्स के ऊपर, रिलीजियस वर्शिप है, कल्चरल एक्सप्रेशन है और सोशल किस्म की कोहेजन है इनकी। और इनकी जो फैमिली और कम्युनिटी वैल्यू है वो बहुत सेंट्रल है यूरोबा सोसाइटी के अंदर। तो इनकी जो किनशिप टाइज हैं बहुत वैल्यू की जाती हैं और बड़े कंपाउंड किस्म के और बड़े फॉस्टरिंग और स्ट्रॉन्ग किस्म की एक सेंस ऑफ कम्युनिटी और एक म्यूचुअल सपोर्ट का एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है इनके अंदर। प्रीमियम किस्म की हॉस्पिटैलिटी है इनकी। और ये मतलब बहुत जेनरोसिटी और बड़ी वार्मथ और बड़ी गर्मजोशी के साथ लोगों का इस्तकबाल करते हैं। और फिर इसमें इस फेमिश्ड रोड ड्रामा के अंदर हमें अबीकू चाइल्ड भी थोड़ा समझने की जरूरत है। तो अबीकू का जो कॉन्सेप्ट है वो यूरोबा कल्चर के अंदर और उसकी माइथोलॉजी में बहुत ज्यादा डीप रूटेड है। तो ये एक स्पिरिट चाइल्ड है, एक रूहानी किस्म का बच्चा है जो बिलीव किया जाता है कि बार बार पैदा होगा सेम फैमिली में, लेकिन बहुत प्री मेच्योरली, बहुत यंग एज में ही ये मर जाएगा और अपनी स्पिरिट वर्ल्ड में वापस चला जाएगा। सो अबीकू ट्रांसलेट इसी से होता है, बॉर्न टू डाई, वन हु कम्स एंड गोज, यूरोबा कल्चर के अंदर। तो यूरोपियन बिलीफ में अबीकू बच्चे जो हैं उनको मतलब इस तरह की बड़ी एक शरारती सी या मिस्चीवस किस्म की स्पिरिट कंसिडर किया जाता है जो दुनिया में आते हैं लोगों के साथ रहने के लिए विलिंगली, लेकिन इधर रहना नहीं चाहते, फिर वापस जाना चाहते हैं। और बड़ी एक ग्रेट किस्म की एंग्विश और एक परेशानी और एक बड़ी सॉरोनेस फैमिली के अंदर छोड़ के जाते हैं, क्योंकि वो आते हैं फैमिली में कनेक्ट हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं। तो बच्चे का मरना तो वैसे ही एक मतलब यंग एज के ऊपर बहुत एक सदमे वाली बात होती है। तो वो जो फैमिलीज हैं वो फिर उन बच्चों को अपने पास बचा के रखने के लिए मुख्तलिफ किस्म की अपनी कम्युनिटी के अंदर उन्होंने रिचुअल्स बनाए हुए हैं कि हम इन बच्चों को बचा लेते हैं। तो वो जो अबीकू बच्चे होते हैं जो पैदा होते हैं तो वो उनका नाम ऐसा रखते हैं जिस तरह के बड़े बड़े उनके डीटीज हैं उन पे नाम रखते हैं, यानी कि खुदाई किस्म के नाम रखते हैं कि हो सकता है ये मरने से बच जाए, क्योंकि हमने इनका नाम ही ऐसा रख दिया जो कि एक पावरफुल डीटी है। जिस तरह के हमने ऊपर कुछ नाम पढ़े हैं, उर्रिशा, ओलोरुन, ओगन, सैंगो, यमोजा, इस तरह के नाम। और फिर ये उनको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जादू टोने भी करते रहते हैं, चार्म्स और बड़े एमुलेट्स और बड़े तिलिस्म, इस तरह की चीजें करते रहते हैं कि इविल स्पिरिट्स इनसे दूर रहें और ये बचे रहें। और कुछ इस तरह की ये सेरेमनीज करते हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए कि वो फिजिकल वर्ल्ड में रहें और अपनी वापस उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वापस ना जाएं। और कुछ टबूज भी कनेक्टेड हैं और कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ये जो अबीकू चाइल्ड होते हैं इनको हमने जिंदा रखना है और उनको मरने नहीं देना। तो उनको खास किस्म के कलर पहनने से मना किया जाता है और खास किस्म की एक्टिविटी से दूर रखा जाता है कि उसमें वो पार्टिसिपेट ना करें ताकि वो हमारे साथ कनेक्टेड रहें और उस दुनिया में मौजूद रहें। और बड़ी ऑफरिंग्स और बड़ी सेक्रीफाइसेस दी जाती हैं स्पिरिट्स को अपीज करने के लिए और परसुएट करने के लिए कि ये बच्चा जो है पूरी अपनी जिंदगी गुजार के जाए। तो उसमें फूड, ड्रिंक्स और इस तरह के कुछ आइटम्स जिसमें मतलब स्पिरिट्स, जिस तरह हम नजराने जिनको कहते हैं, इस तरह की चीजें वो देते हैं।
तो ये दो कॉन्सेप्ट योरुबा और अबी को समझना जरूरी थे। तो अब हम आते हैं स्टोरी की तरफ, और स्टोरी कुछ ऐसी है कि जो पहला कैरेक्टर है वो है हमारा अज़ारू का कैरेक्टर। ये एक छोटा सा बच्चा है जो स्टोरी सुना रहा है, और बहुत डीप कनेक्शन है इसका स्पिरिट बर्ड के साथ, और इसको अबीकू चाइल्ड, ये स्पिरिट चाइल्ड भी कहते हैं। तो बहुत छोटी उम्र में ये स्ट्रगल करता है, और तो वो छोटी उम्र में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है, और ये जो एज ए गिफ्ट एक स्पिरिचुअल पावर उसको मिली हुई है, तो वो उसको अच्छाई के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, और अपनी फैमिली को अपने गांव में हेल्प करना चाहता है। और वो कंटिन्यूसली एक बैटल है, एक जंग है स्पिरिट्स के साथ उसकी, कि जो उसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेके जाना चाहती हैं, लेकिन वो रेजिस्ट करता है और अपनी फैमिली से प्यार करता है और अपनी फैमिली में रहना चाहता है। सो उसकी जो लाइफ है वो बहुत चैलेंजिंग है, और उसकी फैमिली भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है फाइनेंशियली और सोशली। और ये माना जाता है कि ऑफन बिकॉज ऑफ हिम, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल चाइल्ड उस फैमिली में मौजूद है, तो उसकी वजह से उसकी फैमिली सफर कर रही है। लेकिन अज़ारू जो है वो होपफुल है, बहुत पुरुमीद है, और वो कमिटेड टू गुड है, अच्छाई के साथ वो कनेक्टेड रहता है। तो उसकी अबीकू नेचर जो है, अज़ारू चूंकि को एक अबीकू एक स्पिरिट चाइल्ड है, वो बिलीव करता है कि जो बहुत छोटी उम्र में मर जाने की एक टेंडेंसी है और स्पिरिट वर्ल्ड में वापस जाना है, वो उसके पेरेंट्स को बहुत टॉर्मेंट करेगी, बहुत परेशान करेगी, बहुत दुख देगी, जिससे वो डिस्टर्ब रहेंगे, अपसेट रहेंगे। फिर भी अज़ारू डिफाई करता है अपनी फेट को, अपनी किस्मत के अगेंस्ट जाता है, और वो चूज करता है, रहना चाहता है, स्टे करना चाहता है मॉर्टल वर्ल्ड में, इस जो फानी दुनिया है जो खत्म हो जानी है, अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहता है। और उसकी जो परसिस्टेंस है, उसकी जो रेजिस्टेंस है, स्पिरिचुअल नेचर की एक्सपेक्टेशन से अलग है, क्योंकि वो सेंट्रल टू दी नॉवल बन गया है। मींस के पूरा नॉवल ही अज़ारू के कैरेक्टर के आसपास और उसकी अबीकू नेचर के आसपास घूम रहा है। तो अबीकू क्या है हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। उसकी कैरेक्टर में हमें एक सेंसिटिविटी और परसेप्शन नजर आती है, बहुत सेंसिटिव है और बहुत ज्यादा परसेप्टिव है, बहुत इंसाइटफुल, बड़ा ऑब्जर्व करने वाला और अंडरस्टैंड करने वाला, और बड़ी कीन और अवेयर किस्म की उसकी पार्टिसिपेशन है सोसाइटी में। और बहुत सेंसिटिविटी मीन्स बड़ा सटल और बड़ा डेलिकेट, कॉम्प्लेक्स किस्म का और बड़ा पेनिट्रेटिंग और प्रोफाउंड किस्म का कैरेक्टर है। सो वो जो दूसरों को वो जो चीजें देख सकता है, दूसरे वो चीजें नहीं देख सकते। और वो उसमें एक यूनिक एबिलिटी है, बड़ी खास किस्म की उसमें एक ताकत है, वो पोजेस कर रहा है कि वो स्पिरिचुअल किस्म की जो वर्ल्ड है और दुनिया है उसमें भी देख सकता है, रूहानी दुनिया में भी। और उसका जो टैलेंट है वो इस नैरेटिव, इस नॉवल का एक मेन नैरेटिव बन जाता है, क्योंकि नॉर्मल लोगों में तो ये टैलेंट नहीं होता। और उसकी जो सेंसिटिविटी है वो उसको अलाउ करती है कि वो स्पिरिट्स के साथ और रूहों के साथ और गॉड्स के साथ, गॉड्स विद स्मॉल जी, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, बात कर सकता है। और जो दूसरी सुपर नेचुरल एंटिटीज हैं जो माफाकुल फितरत किस्म की या पैरानॉर्मल और मिस्टिक और मिस्टिकल और घोस्टली और एक वियर्ड किस्म की और बिजार किस्म की जो एंटिटीज हैं उनके साथ भी वो इंटरेक्ट कर सकता है। आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल कर रहा है ज़ारो, तो वो एक ह्यूमन और स्पिरिट के दरमियान में लटका हुआ है। मीन्स के अबीकू चाइल्ड के बारे में जो दुनिया का कॉन्सेप्ट है तो वो उसको नॉर्मल इंसान समझता ही नहीं, लेकिन वो रह इंसानों में रहा है, तो वो दरमियान में एक आइडेंटिटी क्राइसिस है इसका। और उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसमें एक कांस्टेंट स्ट्रगल है दोनों दुनिया के दरमियान, एक रूहानी दुनिया जो कि दी अपर डिवाइन वर्ल्ड, और एक जो जमीनी जो मॉर्टल वर्ल्ड दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं। और ये जो उसका इनर कॉन्फ्लिक्ट है, ये सिग्निफिकेंट किस्म के एस्पेक्ट उसके कैरेक्टर के डेवलप करता है। और वो जो डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस को फेस कर रहा है और रिकनसाइल कर रहा है ड्यूल नेचर के साथ, के स्पिरिचुअल और मॉर्टल दोनों नेचर के दरमियान में वो जो एक इंटीग्रेट और यूनिफाई और रिकनसाइल और मर्ज होने की कोशिश कर रहा है। तो वो अपनी इस दुनिया में एक जगह की तलाश में है, और अपनी इस दुनिया में अपनी मीनिंग और एक लाइफ का पर्पस ढूंढने की तलाश में है। सो अज़ारू का कनेक्शन है विद द लिविंग एंड विद द डेड, और वो इंटरेक्ट करता है डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स के साथ जो कि लिविंग भी हैं और डेड भी हैं, क्योंकि स्पिरिट्स के साथ उसका कनेक्शन है थ्रू आउट द नॉवल। और उसका जो रिलेशनशिप है उसकी फैमिली के साथ, स्पेशली उसके पेरेंट्स के साथ, और फिर उसका जो इंटरेक्शन होता है स्पिरिट्स के साथ, रूहों के साथ, और जो माफाकुल फितरत और सुपर नेचुरल किस्म की बीइंग्स हैं, वो एक फिजिकल और एक स्पिरिचुअल रियलम की एक कॉम्प्लेक्सिटी को थ्रू नॉवल हमें बताते हैं कि नाइजेरियन और अफ्रीकन और यूरोपन कल्चर के अंदर जो अबीकू चाइल्ड है वो किस तरह जी रहा है, जबकि उसका कनेक्शन फिजिकल वर्ल्ड के साथ भी है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ भी है। तो एक सिंबल ऑफ होप है और सिंबल ऑफ चेंज है अज़ारू का कैरेक्टर, क्योंकि वो एक सिंबल बना हुआ है चेंज का, और वो एक इम्पावर्ड या एक पुअर और एक बेचारा पेनीलेस और एक डिसएडवांटेजेस किस्म का और एक ब्रोक किस्म का बच्चा है और अप्रेस्ड है कम्युनिटी जिसमें वो रह रहा है उसमें। और उसकी जो एबिलिटी है ट्रांसेंड करने की, जो अबीकू उसकी नेचर है, और जो उसकी लिमिटेशंस हैं, जो हदूद हैं, वो मीन्स कि वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है लाइफ्स को। लेकिन वो जिन लोगों के दरमियान में रह रहा है उनके दरमियान हालांकि वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है, लेकिन फिर भी वो एलिमेंट ऑफ रेजिलियंस बना हुआ है,
एक सब्र तहम्मुल और एक बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहा है, और एक उसके अंदर एक एलिमेंट ऑफ पॉसिबिलिटी भी हमें नजर आता है कि एक लाइवलीहुड, एक अपॉर्चुनिटी या एक ऐसा प्रोस्पेक्ट है जो एक रिस्क टेकिंग है, और वो अपनी कनेक्टेडनेस अपनी फैमिली के साथ उसने बना के रखी हुई है। इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस का एलिमेंट है कि ज़ारो जो है वो नॉवल के अंदर एक यंग और इनोसेंट बच्चे के तौर पे हमें दिखाया गया है, जो कि सिग्निफिकेंट किस्म के एक्सपीरियंसेस जो उसे फोर्स कर रहे हैं कि वो क्विकली मेच्योर हो जाए, मतलब उससे उसकी मासूमियत छीनना चाह रहे हैं, उनमें रह रहा है। और ये जो नावल है ये भी एक्सप्लोर करता है कि जो उसकी इनोसेंस है, इसका जो लॉस है ज़ारो का, वो हमें नजर आता है, हम विटनेस करते हैं, और जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, मुश्किलें हैं जो वो इंसानी दुनिया में रहते हुए स्ट्रगल कर रहा है और जो चैलेंजेस फेस कर रहा है, तो वो उसकी इनोसेंस को उसके एक्सपीरियंस के बेस पे एक मेच्योरनेस की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी कि बहुत जल्द वो अपनी इनोसेंस खो रहा है। और वो एक नैरेटर भी है और वो एक ऑब्जर्वर भी है। तो हजारों स्टोरी के अंदर हमें एक नैरेटर के तौर पे नजर आया है, जो रीडर्स को एक यूनिक किस्म के पर्सपेक्टिव इवेंट्स नॉवल के बताता है हमें, और उसकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं और उसके जो इंटरेक्शंस हैं सुपर नेचुरल के साथ, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि हमें वो मैजिकल रियलिज्म भी दे रहा है, और ओकरी के वर्क के अंदर और उसकी थीम्स के अंदर, उसके राइटिंग स्टाइल के अंदर हमें ये एलिमेंट ऑफ मैजिक रियलिज्म जो है ये नजर आता है एज ए जॉनरा। सो फेमिश्ड रोड नॉवल के अंदर जो अजारो का कैरेक्टर है, ये एक कंड्यूट है, एक चैनल है, एक डक्ट है, एक ट्यूब है, एक कनेक्टिविटी है स्पिरिचुअल और फिजिकल वर्ल्ड के साथ, जो रीडर्स को अलाउ करता है कि वो एक आइडेंटिटी की, पॉवर्टी की, सोसाइटल चेंज की और विविड किस्म की एक इमेजिनेटिव तरीके से हम इस सारी चीज़ें जो है ये थीम्स इनको एक्सप्लोर करें। और इसकी जो जर्नी है वो एक मेटाफर है, और जो स्ट्रगल्स हैं कम्युनिटी के अंदर और कम्युनिटी का हिस्सा बन के रहना चाहता है, इसको मेटाफोरिकली प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारी हैं मादाम कोटो, मैडम कोटो, लेकिन इसको लिखा गया है मादाम कोटो। ये एक बड़ी एंटरप्राइजिंग किस्म की एक लोकल बार है जहाँ पे शराब बिकती है, उसकी ओनर है, और ये अजारू को अपने आस पास रखती है, क्योंकि ये बिलीव करती है कि जो स्पिरिट्स हैं उनके साथ, ये रूहों के साथ एक फ्रेंडली ताल्लुक बना के रखना चाहिए, जिससे उसका बिजनेस जो है बार का वो बढ़ेगा। और वो कॉन्स्टेंटली अपने बार को अपडेट करती रहती है और बहुत सक्सेसफुल है, और वो इतनी सक्सेसफुल है कि वो टाउन, उसी कस्बे के अंदर थोड़ा सा दूर एक और बार भी खोल लेती है, और फिर वो अपनी वैल्यूज को कंप्रोमाइज कर देती है जिस वक्त बात आती है अमीर होने के लिए। तो वो मतलब जो विलेजेस हैं, मतलब अपनी खराब हरकतों से या अपनी सोसरी से या अपनी एंचैनमेंट से या आप कहने के नेक्रोमेंसी से, बिविचमेंट से कॉन्जर करती है उनको। ये विच क्राफ्ट है उसका एक, जिससे वो मतलब कि अमीर होने के चक्कर में उसने अपनी वैल्यूज को छोड़ दिया है। अजारू की वो दोस्त है, उसके पीछे भी उसका एक मतलब है, उसकी एक काज है। लेकिन एक टाइम पे एक ऐसा भी कहानी में एक मोड़ में नजर आया है कि वो खुद को जवान रखने के लिए अजारू, जो कि एक अबीकू चाइल्ड है, उसका थोड़ा सा खून निकाल के पीती है या पीना चाहती है कि मैं जवान रहूंगी। सो मदाम मदाम कोटो जो है वो एक बड़े फैसिनेटिंग और बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का कैरेक्टर है जो बेन ओकरी ने अपने नॉवल में एम्प्लॉय किया है, और उसकी एक डिटेल्ड कैरेक्टर एनालिसिस करते हैं तो इसकी एंटरप्रेन्योरियल किस्म का एक स्पिरिट है ये। मदाम कोटो जो है बड़ा श्रूड और बहुत ही शैतानी किस्म का, बहुत चालाक और बड़ा अस्तूट और शार्प किस्म का, स्मार्ट किस्म का एक एम्बिशियस बिजनेस वुमन है। अपने बिजनेस को ये फैलाना चाहती है, एक बड़ी कारोबारी खातून है। वो जो बार रन करती है वो एक सेंट्रल हब बन जाता है सुपर नेचुरल बींग्स का, स्पिरिट्स का, क्योंकि ये अबीकू को करीब रखती है अपने। और इसकी जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है और जो इसकी रिसोर्सफुलनेस है वो बड़ी एविडेंट है कि ये पॉलिटिशियंस के साथ और पावरफुल लोगों के साथ बड़े ताल्लुकात बना के रखती है। और जितनी भी चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज हैं और ट्रांसफॉर्मिंग हैं, वो मतलब हर किस्म की जो चीज़ें हैं जो थ्राइव कर रही होती हैं या एस्टेब्लिश हो रही होती हैं, उनको वो अपने हक में या अपनी फेवर के लिए इस्तेमाल करना जानती है। इसका एक मिस्टीरियस ओरिजिन है, तो इसका बैकग्राउंड का हमें नहीं पता, और हिस्ट्री जो इसकी है वो बड़ी श्राउडेड और मास्क किस्म की, हमें मतलब वी डोंट नो ये कहाँ से बिलोंग करती है, बस हमें इतना पता है कि एक बार चला रही है नॉवल के अंदर। तो हिंट है थ्रू आउट द नॉवल, वो सजेस्ट करते हैं कि ये एक सुपर नेचुरल मिस्टिक किस्म का ओरिजिन है इसका खुद का भी, जिस तरह अबीकू तो ये खुद भी, क्योंकि जिस तरह की हरकतें कर रही है, खून पीने की कोशिश कर रही है, तो वो मुझे से लगता है जैसे इसके अंदर भी थोड़ा ऊपर वाली दुनिया का, ये जिन्नाती दुनिया का साया है। सो ये एक एलिमेंट ऑफ इंट्रीग्यू इसकी कैरेक्टर में, एक हमें सीक्रेट सा है इसके कैरेक्टर के अंदर, या एक साजिश सी है और एक कॉन्स्पिरेसी सी है, जो रीडर्स को इसकी ट्रू नेचर के बारे में स्पेकुलेशंस बनाने के लिए अलाउ करती है। मीन्स कि इसके बारे में हम मुख्तलिफ किस्म की रूमर्स कर सकते हैं, स्पेकुलेट कर सकते हैं, हम डिफरेंट किस्म के हम गेस कर सकते हैं। तो इसका जो अजारू के साथ रिलेशनशिप है मदाम कोटो का, वो एक पेक्युलर और एक खास किस्म का रिलेशन है। अजारू स्टोरी में प्रोटैगनिस्ट है, और वो देखती है
کہ اسے अज़ारू से उसके बिजनेस में क्या फ़ायदा हो सकता है और वो किस तरह अज़ारू की जो खसूसियात हैं उनको उनसे अलाइन होकर किस तरह अपने बिजनेस को फ़ायदा दे सकती है। और ये रिलेशनशिप एक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि अज़ारू जो है वो मडाम कोटो को रेजिस्ट करता है कि वो जो इन्फ्लुएंस करना चाह रही है और जो उसको अपने साथ रखना चाह रही है, तो वो खुद अपनी एक इंडिपेंडेंट जर्नी के ऊपर है, इसके साथ कनेक्ट नहीं रहना चाहता, लेकिन ये ज़बरदस्ती उसको चिपकी हुई है। तो हमें मडाम कोटो में एक सिंबलिज्म ऑफ मटीरियलिस्टिक अप्रोच नजर आता है कि इसकी जितने भी परसूट्स हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, वो वेल्थ दौलत के लिए हैं और उसका जो बार है वो ग्रो कर रहा है साइज में और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो चेंजिंग इकोनॉमिक लैंडस्केप के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है कम्युनिटी के अंदर। और इसकी जो सक्सेस है वो एडमायर भी की जा रही है और क्रिटिसाइज भी की जा रही है, उसकी तारीफ भी होती है और उस पर तनकीद भी होती है। और ये रिफ्लेक्ट करता है ब्रॉडर सोसाइटल टेंशंस को जो कि स्टोरी के अंदर जितनी डेवलप हो रही हैं कि सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस हैं तो लोग इसे जल भी रहे हैं, हसद भी रख रहे हैं और लोग इसको एडमायर भी कर रहे हैं कि खातून होने के साथ इसने किस तरह बिजनेस को संभाला हुआ है या एक इकोनॉमिक एक्टिविटी चलाई हुई है सोसाइटी के अंदर। मैडाम कोटो एक इन्फ्लुएंस उसमें आ जाता है क्योंकि उसके पास दौलत आती है और पैसे से इन्फ्लुएंस आता है, पावर आती है, तो ये अपना एक लॉस ऑफ आइडेंटिटी और एक ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से भी गुजरती है जो कि ना सिर्फ फिजिकल है बल्कि स्पिरिचुअल भी है। तो इसकी आइडेंटिटी जो है वो इंक्रीजिंगली मटेरियल सक्सेस के साथ कनेक्ट हो गई है कि ये वो खातून है जो पैसा और दुनिया के साथ कनेक्टेड है और अपेरेंटली जो बिजनेस वेंचर्स में इसकी कामयाबी है उसके साथ कनेक्टेड है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये सिंबॉलिक भी है क्योंकि जो भी चैलेंजेस हैं उसको मॉडर्नाइजेशन में और लॉस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज में कि उसने पैसा कमाने के लिए सब चीजें छोड़ दी हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज भी छोड़ दी हैं, बस वो पैसे के पीछे पड़ी हुई है। और फिर जो कनेक्शन टू द स्पिरिट वर्ड है वो भी एस्टेब्लिश करता है और अट्रैक्ट करता है डिफरेंट किस्म के सुपर नेचुरल बीइंग्स को क्योंकि ये इस तरह की मिस्चीवियस किस्म की और बड़ी ऐसी हरकतें भी करती रहती है। और एक यूनिक कनेक्शन बनता है मैडाम कोटो का स्पिरिट वर्ल्ड के साथ क्योंकि ये हजारों के साथ भी रहना चाहती है और अपने बिजनेस के लिए कुछ भी ऐसा ये करने को तैयार है जिससे इसका बिजनेस बढ़े। सो ये जो कनेक्शन है ये एक एलिमेंट ऑफ मैजिकल रियलिज्म स्टोरी में ऐड करता है और मैडाम कोटो जो है वो नेविगेट करती है बिटवीन दी लिविंग एंड दी डेड, दोनों के दरमियान एक सूरत में। जब कहानी पूरी पढ़ेंगे तो फिर ज्यादा समझ आएगी, लेकिन इसका कैरेक्टर ऐसा है कि ये हजारों के साथ कनेक्ट होके अपने बिजनेस को इम्प्रूव करना चाहती है और ओवरऑल जो इसकी हरकतें हैं वो ऐसी हैं जो सुपर नेचुरल लगती हैं। सो एलिमेंट ऑफ लोनलीनेस एंड आइसोलेशन भी है कि एक आउटवर्ड सक्सेस है लेकिन फिर भी वो अकेली है और आइसोलेट, मतलब कोई शादी नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई फैमिली नहीं, कोई इस तरह का मामला नहीं है। सो ये जो मटेरियल वेल्थ है उसने डिस्टेंस किया है उसको कम्युनिटी से भी और वो उसकी जो जितने भी रिलेशनशिप्स हैं वो ट्रांजैक्शनल हैं, मीन्स कि अगर पैसा या को फायदा है तो उसका ताल्लुक है, अगर पैसा या फायदा उसको नहीं मिल रहा तो उसका ताल्लुक नहीं है किसी से भी। तो ये जो लोनलीनेस है ये कंट्रीब्यूट कर रही है उसके कैरेक्टर की एक कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर कि मीन्स कि सिर्फ पैसा ही कैसे एक बंदे को सेटिस्फाई रख सकता है। सो ये एक सिंबल ऑफ चेंज एंड डिस्ट्रप्शन भी है। सो मदाम कोटो जो है इसके जितने भी एक्शंस हैं और वो जो चेंजेस ला रही है कम्युनिटी में वो सिंबलाइज करते हैं कि एक डिस्टर्बेंस है, एक ट्रबल है या एक डिसऑर्डर है इसकी जिंदगी में जो कि मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस के साथ क्लैश में है। तो उसका बार जो है वो एक ऐसी जगह बन जाता है जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की फोर्सेस कन्वर्ज होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग वहाँ पे आते हैं, इकट्ठे होते हैं, जिससे टेंशंस बढ़ रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं और सोसाइटी की जो चेंजेस हैं जो नॉवल में हमें दिखाई गई हैं उसमें हमें ये तमाम टेंशंस नजर आती हैं। सो मैडाम कोटो का जो कैरेक्टर है नॉवल में वो एक इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, टेंशन बिटवीन ट्रेडिशन, प्रोग्रेस और एक इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड की जो एक कॉम्प्लेक्स किस्म की डेप्थ्स हैं जो नैरेटिव में ओकरी ने अपने स्टोरी टेलिंग में बयान की हैं वो हमें नजर आती हैं इसके कैरेक्टर में। नेक्स्ट एक कैरेक्टर है जिर्री मिया। सो ये बेसिकली एक फोटोग्राफर है जो तस्वीरें लेता है अमीर लोगों की और अपेरेंटली कहते हैं कि ये लोगों को जहर देता है या उनकी तस्वीरें खींचता है, स्पेशली अमीर लोगों की, और बाद में ये छुपता फिर रहा है कहानी के अंदर और ये फिर हजारों की फैमिली के साथ रहने पे मजबूर हो जाता है। तो इस तरह का एक कैरेक्टर दिखाया गया है। तो जो कि इसको एज ए फोटोग्राफर पेंट किया गया है या प्रेजेंट किया गया है तो ये कैरेक्टर मीन्स की एक हिस्ट्री है जो ये बना रहा है एक ग्राफिकल शेप के अंदर। एक और कैरेक्टर है जिसकी एक अपीयरेंस है जिसमें अज़ारू का फादर है जिसका नाम है ब्लैक टाइगर, अज़ारूस फादर, उसको ब्लैक टाइगर भी कहते हैं। ये एक आइडियलिस्ट किस्म का बंदा है जो बिल्कुल फैमिली को उसने इग्नोर किया हुआ है, जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं करता और जो अपने पैसे हैं वो अय्याशी में उड़ा देता है, पार्टीज में उड़ा देता है, नशा करता रहता है और अपने बच्चे को मारता भी है ये ना जब नशे में होता है। ओवरऑल ये लविंग पर्सनैलिटी है लेकिन ट्रबल्ड है, परेशानी है। तो जिस वक्त ये परेशानी में होता है तो फिर इसको कोई समझ नहीं आती है क्या कर रहा होता है। तो जिस जिस तरह कहानी का नॉवल का नैरेटिव प्रोग्रेस करता है तो हमें ये देखने को मिलता है कि इसकी जो टेंडेंसी है
ये इसकी जो प्रोपेंसिटी इंक्लिनेशन है इसकी, ये बेंट टुवर्ड द वायलेंस इंक्रीज होता है ना, और फाइनली ये फिर डिसाइड करता है कि ये एक बॉक्सर बन जाएगा और ये फिर उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। यानी सबको मार मार के ना वो कौन कितनी मार खाएगा, तो ये फिर बॉक्सर बन जाता है कि मारूंगा भी लोगों को और फिर खुद भी मार खाऊंगा। सो ये फिर स्पिरिट्स के साथ भी, मतलब कि जो जो माफाकुल फितरत चीज़ें हैं उनके साथ और लोगों के साथ ये मुख्तलिफ किस्म की ये बॉक्सिंग की मैचेस करता है और उनको हराता है, खुद हारता है, खुद भी जख्मी होता है, उनको भी मारता है। और एक ये सफ़ेद कपड़ों के अंदर एक घोस्ट, एक रूह दिखाई गई है जिसके साथ ये बॉक्सिंग करता है और ये फिर उसको हरा देता है। सो ब्लैक टाइगर जो है उसको हराता है, तो जब तो फिर इसको टाइटल मिल जाता है ब्लैक टाइगर। तो पैसे तो ये बहुत जीतता है और ये जीत भी जाता है, लेकिन ये खुद भी बहुत ज़्यादा जख्मी होता है। और जब ये पैसे जीतता है तो फिर अपनी फैमिली के लिए ये दोबारा एक अमन की सूरत हाल बनाता है और उनके पीस को रिस्टोर करने की कोशिश करता है। और फिर ये दिखाया गया जैसे कि ये इतनी सारे मसाइल और परेशानियों के बाद एक अपने घर के अंदर, एक अपनी फैमिली के अंदर, एक अपने गांव के अंदर और एक स्पिरिट बर्ड के अंदर एक अमन लाने में कामयाब हो जाता है। और ये अज़ारो जो है उसकी ज़िंदगी में भी इसकी वजह से सुकून आ जाता है। सो अज़ारो की मदर जो है वो एक और कैरेक्टर है, बहुत हार्ड वर्किंग और बड़ी सपोर्टिव मदर है, जिस तरह की सारी माएँ होती हैं। सो घर में ये काम करती है और ये कुछ चीज़ें बना के गाँव में बेचती भी है, और ये किसी भी किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है अपनी फैमिली के लिए, और सब कुछ ये अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए करती है और अपने बच्चे को इनकरेज करने के लिए करती है। हालांकि वो एक ट्रबल्ड स्पिरिट है, लेकिन उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। एक और कैरेक्टर है दी लैंड लॉर्ड। सो ये अज़ारू को और उसकी फैमिली को डिस्पाइज करता है, उनसे नफरत करता है। ही लुक्स डाउन अपॉन देम, और एक जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हैं उनके साथ अज़ारू की ये अनकंफर्टेबल है। बस इतना इसका जिक्र है नॉवल में। और एक और कैरेक्टर है द ग्रीन लेपर्ड। तो ये भी एक बॉक्सर है जो ब्लैक टाइगर को चैलेंज करता है और एक मेजर किस्म की फाइट करता है उसके साथ। सो एक नोटवर्दी किस्म का और बड़ा एक मशहूर ये अपोनेंट है, दुश्मन है उसका या उसका मुखालिफ है, लेकिन हार जाता है ये। और इसमें भी स्पिरिचुअल कंपोनेंट्स हैं कुछ इसके अंदर भी, या कुछ इसमें ऐसी चालाकियां हैं, या कुछ इसमें इसकी सलाहियतें हैं जो कि स्पिरिचुअल किस्म की हैं। तो ये ब्लैक टाइगर को यानी कि अज़ारू के फादर को स्पिरिचुअली और फिजिकली डैमेज करता है, और अज़ारू का जो फादर है वो कोमा में चला जाता है। जीत तो जाता है इससे लड़ाई, लेकिन उसके बाद ये कोमा में चला जाता है और 3 दिन तक ऐसे है कि जिस तरह की उसकी इविल स्पिरिट्स के साथ उसकी एक जंग लगी रहती है और जिंदगी और मौत में वो रहता है। एड या एडी एक कैरेक्टर है जो कि एक और एबिकू चाइल्ड है, और ये वाहिद दोस्त है जो हमें नावल में पता लगता है अज़ारू का। बाकी सब अज़ारू को इस्तेमाल कर रहे हैं या कुछ उसकी फैमिली के मेंबर हैं, लेकिन दोस्त उसका ये एक ही है। तो अज़ारू रहना चाहता है इस दुनिया में, हालांकि उसने जाना है स्पिरिट वर्ल्ड में, लेकिन एडी ऐसा है जो नहीं चाहता। वो कहता है बस ठीक है, इस दुनिया से चले ही जाते हैं। और एक किसी बुजुर्ग ने प्रिडिक्ट की है, फोरकास्ट की है, उसने प्रोफेसी दी है कि इन दोनों में से एक ने मरना है और बहुत जल्द मर जाना है। सो एडी और अज़ारो जो हैं एक कहानी की एक स्टेज पे ये आपस में लड़ते भी हैं, लेकिन बाद में फिर दोस्त बन जाते हैं। और बहुत ही एक स्ट्रिक्ट फैमिली से एडी का ताल्लुक है, और वो कॉन्स्टेंटली जो है ना अपने बाप से डरता रहता है। और जब भी उसको कहानी में देखा गया है वो अज़ारू के साथ फिर रहा है, और जब भी अज़ारू का बाप जो है वो किसी गली में या किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर लड़ता है तो वहां पे अज़ारू और ये दोनों मौजूद होते हैं। और एक स्टेज तो ये भी है कि अज़ारू को कहता है कि जो मेरी स्पिरिचुअल ताकतें हैं या मेरी जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं वो तुम ले लो, तो इससे तुम अपनी फैमिली को, अपने बाप को हेल्प कर सकते हो, मदद कर सकते हो। और कोई बूढ़ा आदमी है जिसने ये प्रोफेसी की थी, कहता है कि उसको भी हम मार सकते हैं, जो कहता है कि तुम दोनों में से एक मर जाएगा। तो बेसिकली इन्होंने उस बूढ़े आदमी को जिन्होंने कहा था कि तुम दोनों में से एक ने जल्दी मर जाना, उसको अपना दुश्मन समझते हैं और ये उसको भी मारना चाहते हैं। तो वो जिस तरह के बच्चों की छोटी छोटी कहानियां होती हैं, बातें होती हैं। सो एक सैमी नामी कैरेक्टर है जो कि गैम्बलर है और बेटिंग शॉप है इसकी, जहाँ पे लोग जुआ लगाते हैं। तो वो अज़ारू के जो फादर की फाइटिंग स्किल्स हैं उनका फायदा उठाता है और वो उसको लोगों के सामने लेके जाता है और लड़ाइयाँ करवाता है उसकी, और फाइट्स करवाता है और उस पर जुआ लगवाता है, और इससे बहुत ज्यादा वो रकम कमा लेता है जुए से, और बड़ा हैविली गार्डेड और बड़ा में, ताकि चोर उसके पैसे चोरी न कर लें या उसका खजाना लूट न लें, तो आपने वो गार्ड भी अपने साथ रखता है। तो एक स्टेज ऐसी आती है कहानी में कि अज़ारू का जो फादर है, जिसको ब्लैक टाइगर भी कहते हैं, तो वो जीतता है तो उसके कुछ पैसे इसने देने होते हैं, लेकिन वो देने से इनकार कर देता है। बल्कि वो उसके वालिद को, अज़ारू के फादर को, ब्लैक टाइगर को धमकियां भी लगाता है, उसको पैसे नहीं देता। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ द फैमिश्ड रोड रिटन बाय बेन ओकरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।